with the name of Allah Almighty. Today our topic is Arabi by James Joyce. He is a famous writer और ख़ासकर ये लिखता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में। ऐनक वाला बाबा है, बहुत सारे अफेयर थे इसके, क्लियर, आयरलैंड का था। इस स्टोरी के अंदर, अरेबी के अंदर खुद जेम्स जॉइस करैक्टर है, ओके। इसमें एक और करैक्टर मैन गन है, मैन गन की सिस्टर भी है, ओके। और उसके बाद अंकल और आंट ऑफ जेम्स जॉइस भी है। जेम्स जॉइस ग्रेट नॉवेलिस्ट हुआ है, बहुत बड़े कद्दावर नॉवेलिस्ट है, क्लियर। अरेबी दर हकीकत एक बाजार का नाम है। स्टोरी शुरू होती है, जेम्स जॉइस कहता है कि मैं नियर अबाउट कोई 10 या 11 साल का लड़का था। बस हम सारा दिन गली में खेलते रहते थे और उस गली के अंदर एक बड़ा सारा मकान भी था। बाकी सारे मकान छोटे छोटे नजर आते थे। वो गली बंद थी और हम गली में खेलते रहते, यहाँ तक कि मेरे अंकल आ जाते तो हम सायों में छुप जाते और फिर इंतज़ार करते कि मेरे अंकल घर के अंदर दाखिल हो जाएं तो फिर हम आकर गली में खेलना शुरू कर देते। हम इतना खेलते कि बस हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुभने लगती। ऊपर लैंप ठहरा होता, हम दूर दराज गलियों में निकल जाते जहाँ पर घोड़े को जोतने वाले होते, घोड़े को साफ करने वाले होते, गंद के ढेर होते। हम वहाँ से गुजरते रहते, खेलते रहते। मुझे याद है वो बड़ा सारा घर था मेरा, अंकल और आंट जिसके साथ ही रहता था। वहाँ पर दरमियान में एक सेब का दरख्त था, उसके साथ झाड़ियाँ थी। मैं उसके पास जब गया तो वहाँ पर मुझे एक पुराना जिंगलूद, वो साइकिल में हवा भरने वाला पंप मिला। वो पंप यकीनन इस घर के पुराने मालिक का था, जो कि पादरी था, मर गया था। फिर मैं रूम्स में गया और उस रूम में भी गया जहाँ पर पादरी की डेथ हुई थी और वहाँ पर बासी सी स्मेल थी क्योंकि कमरे बंद रहते थे। फिर मुझे वहाँ पर कुछ किताबें भी मिली, पुरानी सी किताबें थी, मैंने वो देखी। बस फिर हम जब बाहर गली में खेलते कभी कभी मेरे दोस्त मैन गन की सिस्टर दरवाजे में आती, वो मैन गन को बुलाने के लिए आती चाय के लिए। और जो ही मैन गन उसे देखता वो दीवार के पीछे छुप जाता, मैं भी, और हम काफ़ी देर इंतज़ार करते कि वो चली जाए। अगर वो काफ़ी देर तक ना जाती तो फिर हम सायों से बाहर आते, यानी कि नुक्कड़ से बाहर आते, और फिर मैन गन अपनी सिस्टर के सामने जाकर ठहर जाता और फिर वो उसे चाय के लिए बुलाती। और जब वो सामने जाकर ठहरता तो मैन गन की सिस्टर के सर पर रोशनी पड़ रही होती, उसकी नेक पर रोशनी पड़ रही होती और उसकी पूरी बॉडी पर जैसे रोशनी में वो नहा गई हो। बस मेरे जहन में मैन गन की वो सिस्टर की तस्वीर थी। किताबों और मेरे दरमियान में हर वक्त मैन गन की सिस्टर ही रहती। मेरी आंट मुझे लेकर जाती बाजार सौदा सलफ लेने के लिए और वहाँ पर हजूम होता। वहाँ पर सूर के सर बेचने वाले आवाज़ें लगा रहे होते, सीढ़ी ले लो। वहाँ पर शराबी होते जो आपस में धक्कम पेल कर रहे होते। मैंने बहुत सारा सामान उठाया हुआ होता था और उस सामान को लेकर जब मैं आता तो मेरे जहन में फिर वहीं उसी लड़की की तस्वीर रहती और मुझे यूँ लगता जैसे मैं इस हजूम के अंदर से अपना जाम मोहब्बत बचा कर ले आया हूँ। ठीक है, बस वर्किंग वीक वहीं था, दिन रात मुझे उसी का ख्याल रहता। एक दिन मैं छत पर था और फिर बारिश हो रही थी। बारिश की सुइयां पत्तों के तख्तों पर पड़ रही थी। बारिश की सुइयां पत्तों के तख्ते पर पड़ रही थी और मैंने ऊपर से देखा बच्चे गली में खेल रहे थे। फिर मैं एक दिन गया बाहर और उसने जंगले के ऊपर हाथ रखा हुआ था। उस लड़की ने जंगले को पकड़ा हुआ था। मैंने देखा उसे, रोशनी उसके सर पर पड़ रही थी, उसकी गर्दन पर एक कर्व था, उस पर रोशनी पड़ रही थी और उसकी वेस्ट पर, कमर पर, जहाँ पर उसकी कमीज ऊपर थी वहाँ पर भी रोशनी पड़ रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम अरेबी बाजार जा रहे हो? मुझे याद नहीं मैंने हाँ कहा कि नहीं कहा।
फिर मैंने कहा कि अगर तुम अरबी बाजार क्यों नहीं जाती। उसने कहा मेरे घर में एक महफिल है, कोई चर्च वाली महफिल जो होती है उनकी, ईसाइयों की, तो मैं इसलिए नहीं जा सकती। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं अरबी बाजार गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आऊँगा। बस मैं घर गया और अपने अंकल और आंट को कहा कि मैंने अरबी बाजार जाना है, और वो मान गए कि ठीक है तुम सैटरडे को चले जाना। मैं सैटरडे का इंतज़ार करने लगा। बस मेरा दिल चाहता कि दरमियान में से ये दिन गुजर जाए, निकल जाए और फौरन सैटरडे आ जाए। और मैं अरबी बाजार के बारे में सोचने लगा। रोशनियों का कोई बहुत बड़ा बाजार उसके जहन में चमक रहा था। क्यों चमक रहा था रोशनी का बाजार? वो उसे देखा तो नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने उसे कहा था अरबी बाजार। उस लड़की की निस्बत से वो बाजार उसे बहुत ही आला, अरफा और चमकदार नजर आया। फिर सैटरडे नाइट आ गई। वो घर में बैठा कि कब अंकल आते हैं, पैसे दें। उनके घर में कोई और औरत आई, वो भी अंकल से मिलने आई थी, लेकिन अंकल नहीं आए। अंकल बहुत लेट आए। जब अंकल घर के अंदर आए तो वो शराब में धुत थे। उसने कहा मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे सारा दिन काम करें और कोई भी इंटरटेनमेंट ना हो उनके लिए। उसे पैसे दिए और जेम्स जॉयस कहता है मैं 11 ईयर्स का लड़का निकल पड़ा घर से, और जब मैं ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। ये शाम को आखिरी ट्रेन थी और मैं अरबी बाजार जाके उतरा। वहाँ पर तख्ता था, तख्ते के प्लेटफार्म पर पाँव धरता मैं आगे निकला। मुझे देखा कि दरवाज़ा बंद था और मैं फिर दूसरे दरवाजे से गया, घूमने वाले से। उधर से मैंने 2 पेंस दिए, अंदर दाखिल हो गया। पेंस पैसे हैं और बाकी के पैसे खुले मैंने अपनी जेब में सिक्के के ऊपर सिक्का फेंका। अंदर दाखिल हुआ तो बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, अंधेरा था। मैं चलते हुए गया, फिर एक दुकान खुली थी और कुछ दुकानों पर, 1-2 दुकानों पर कुछ जीव बैठे सिक्के गिन रहे थे और करन की आवाज़ आ रही थी। वो सिक्के अपनी बाट में डाल रहे थे। एक दुकान खुली थी, मैं वहाँ जाकर ठहर गया। वो गुलदान की दुकान थी और बड़े बड़े गुलदान थे। वहाँ पर 2 आदमी और एक दुकानदार औरत आपस में बहस कर रहे थे और वो औरत कह रही थी नहीं नहीं आपने कहा नहीं था। दूसरा आदमी कहते नहीं मैंने तो नहीं कहा था। नहीं तुमने ऐसा कहा था। नहीं मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपको पता है ना इसने ऐसा कहा था। क्या मैंने ऐसा कहा था? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वो ये गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उनके गुलदान देख रहा था। वो औरत उन 2 लोगों को छोड़कर मेरे पास आ गई और मैंने गुलदानों को ऐसे देखने की कोशिश की जैसे मैं इसमें वाकई इंटरेस्टेड हूँ, और मैं देखता गया। बाद में उसने मुझसे कुछ पूछा और उसने गुलदान की थोड़ी सी ऐसे जगह तब्दील की, सेट करके रखा और चली गई। और मैं रेंगना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ और साथ ही पीछे से लाइट ऑफ हो गई और अंधेरे में से एक आवाज आई, बत्ती चली गई है। और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी अना मुझे हाँक रही है, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी अना मुझे हाँक रही है। एंड द स्टोरी इज टाटा बाय बाय हो गई है स्टोरी। ओके, दिस वाज द स्टोरी अरबी। पाकिस्तान में आ गए। स्टोरी का मॉरल क्या है, स्टोरी का एंड क्या है, स्टोरी क्यों लिखी गई? दिस इज द क्वेश्चन, क्यों लिखी गई? स्टोरी लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि स्टोरी में मॉरल होना चाहिए, नसीहत होनी चाहिए। लेकिन क्या मॉरल और नसीहत 100% ठीक होता है? ठीक नहीं होता। जो हिंदू मॉरल लिखेगा तो आखिर में आपको मंदिर में ले जाएगा, जो रशियन लिखेगा तो वो आपको मंदिर से बाहर निकाल लेगा। मॉरल तो कंट्रास्ट करते हैं और जिंदगी में कोई चीज 100% ठीक नहीं होती। आप ऑन नॉट बीइंग अ फिलोसफर एक पूरा ऐसे है। फिलोसफर बनने की कोशिश ना करें। इतने ज्यादा अखवाल ज़नी, इतनी नसीहतें जमा पूंजी करके रखें और रिजल्ट उसके अपोजिट आते हैं, कंट्रेरी आते हैं, नुकसान फिर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये राइटर कहते हैं, जेम्स जॉयस राइटर, ये कहते हैं जिंदगी एक प्रोसेस है।
स्टोरी भी एक प्रोसेस होना चाहिए, ना कि उसमें मॉरल होने चाहिए, इंसिडेंट होने चाहिए ना कि उसमें, बल्कि वो एक प्रोसेस होना चाहिए, बस एक सिलसिला होना चाहिए। जब मैं स्टोरी सुना रहा था तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने जमाई ली हो, बल्कि किसी ने जमाई नहीं ली, स्टार्ट में बस अनम ने थोड़ा सा मुंह बनाया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपके अंदर ये चीज देखी कि आप बिल्कुल पुरसकून थे, आप मेरे साथ साथ सफर कर रहे थे, आप देख रहे थे कि ये कैरेक्टर कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वो राइटर हैं जिनकी स्टोरीज आपके जहन के अंदर कोई ना कोई सेंस क्रिएट कर वापस आ जाती है, जहन में कोई ना कोई सेंस आ जाता है और फिर वापस आ जाती है। आप उस सेंस को एंजॉय करते हैं और संजीदा और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, इसकी एक और भी प्लेयर है, उस्ताद राइटर है, उसका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। मजे की बात है, वर्जीनिया वुल्फ भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखती है, जेम्स जॉयस भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखता है, ठीक है, इसी अंदाज में लिखते हैं। और दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक ही है और डेट ऑफ डेथ भी एक ही है, ठीक है। ये शागिर्द था उसका? नहीं, वैसे उस्ताद मैं इसी को कहता हूं कि ये उस्ताद है, जेम्स जॉयस उस्ताद है। BBC पर कई मरतबा इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। ये बड़े दिलचस्प किस्म के राइटर हैं, ये बड़े कद्दावर राइटर हैं, इनका अंदाज बहुत अच्छा है। ये आम मामूली, आज जो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने बड़ी स्टोरी पढ़ी है। कल तक आप जो स्टोरीज पढ़ रहे थे वो बच्चों की स्टोरीज थी, वो जहलों की स्टोरी थी। ये उस्तादों की स्टोरी है, उस्तादों के लिए, ठीक है। इसका टेस्ट और है, इसका जायका और है। मेरी आंख ने सुनी है कई जमजमों की आहट। क्या कहा? उस्तादों के ये अंदाज होते हैं कि आंख भी आहट सुन रही है, ठीक है जी जी। स्टोरी का नाम कमल एंटी। हाँ किसी बात पे रोक नहीं सकते कि एंड पे। हाँ, तो स्टोरी का पहले मतलब यही होता था कि उसमें मॉरल हो, कोई एंड होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जो अब बड़े राइटर हैं वो ये कहते हैं कि स्टोरी का मॉरल और एंड और मकसद नहीं होने चाहिए, बल्कि एक प्रोसेस होना चाहिए स्टोरी। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी अपने दोस्त से मिलें, 1 महीने के बाद उससे पता है कि जी क्या हुआ है, और वो आपसे कहे कि आपसे मिलने के बाद जब मैं घर गई थी तो वहाँ पर मैंने ये काम किए, फिर मैंने ये किया, फिर कॉलेज जाते रहे, फिर ये करते रहे। आप बड़े नमाक से वो हाल सारा सुनते हैं। इसमें सस्पेंस है, उसमें एक थोड़ा सा मज़ा होता है, उसमें ईज होती है। स्टोरी में आपके नर्व सारे तन जाते हैं और आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन हमारा देने का सोचने लग जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, तो ये अब क्या हुआ, अब क्या हुआ जो बात है ना बेटा, इसको नहीं आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। इसको अरिस्टोटेलियन स्टाइल कहते हैं। अब मुझसे आप बड़ी बड़ी बातें निकलवा रहे हैं, पता नहीं आपको समझ ये आती है कि नहीं आती। देखो बेटा, अरिस्टोटेलियन स्टाइल है ये। पाकिस्तानी पुराने ड्रामे इसी स्टाइल पर होते थे। स्टोरी शुरू होती थी, एक्शन होता था, उसमें मसला होता था और एंड पर कोई ना कोई हल निकलता था। फिर ड्रामाज है इंडियन ड्रामाज। ये क्या ड्रामा? ये ब्रैक्टियन ड्रामाज हैं। कौन से? ये ब्रैक्टियन टेक्निक पर है, जहां पर आप आके बैठ जाए वहीं से ड्रामा शुरू। वाह, और हर जगह पर ऐसा लगता है कुछ होने वाला, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दिस इज प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये जदीद टेक्निक है। लाजमी नहीं कि हर कहानी के अंदर एक लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई मसला हो ना। आपको असल काम में नसीहत से लोग उकता चुके हैं। किससे? ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊं, आपको एक नसीहत करूं, फिर दूसरी नसीहत करूं, तीसरी नसीहत पर आपने कहना है कि ये बंदा ठीक नहीं है। क्या हम बेवकूफ़ हैं? आपने मेरी नसीहतें 3, 4, 5 दिन बर्दाश्त करनी है। ओके, नसीहत कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, अब नहीं करता। पहले, आज से 8 साल पहले टीचर को कहते थे क्लास में, खुदा गवाह है मुझे भी कहा गया था कि सर हमें कोई नसीहत करे। ठीक है, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, अब मुझे किसी ने नहीं कहा कभी कि नसीहत करें मुझे। अच्छा, मैं ये बातें नहीं करने आया, मैं पढ़ाने आया। बेटा बुक खोलें।
ओके, रेडी? Yes, sir. क्या कह रहे हैं? संजीदा होके पढ़ो, नहीं लड़की आई हुई भाग जाएगी। पैशन, जज्बात को कंट्रोल में रख के देखें। इन अरबी जेम्स जॉयस हिमसेल्फ इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी। अरबी में जेम्स जॉयस खुद ही इमरान हाशमी बना हुआ है, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर है अपनी स्टोरी का। ही इज इन हॉट यूथ, गर्म जवानी में है, एंड क्लाउडी माइंड, और धुंधला उसका जहन है, विच इज फुल ऑफ फुलिशनेस, और इसके दिमाग में बेवकूफाना किस्म का शोर भरा हुआ है, ठीक है। हिज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सारे कहें, ये बेतरतीब, जो उसके जहन में बेतरतीब सोच थी, बेतरतीब सोच, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आपके लिए आसानी करता हूं, कॉन्शियसनेस कहता हूं, और सॉरी, आपके लिए आसानी करता हूं, कहता हूं ख्याल, ठीक है, ख्याल। आसानी कर रहा था, फिर वही बात कह दी। ख्याल बिकम्स ऑब्वियस, जी बेटा जी, हिज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम्स ऑब्वियस, उसका ख्याल, ज़हनी ख्याल वाज़े हो गया। When he tries to tame his wild heart, जब उसने अपने उस जंगली दिल को पालतू करने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की। At a bright butterfly's loving hand, एक ब्राइट तितली के लविंग हैंड पर, वेस्ट पर, एंड नेक पर, उस लड़की की नेक को देखा, हाथ को देखा, वेस्ट को देखा, और वहां पर वो अपने दिल को बहला रहा था, सुधार रहा था, अपने जंगली दिल को पालतू कर रहा था वहां पर। उस वक्त उसके जहन का हमें ख्याल पता चला कि इसके जहन में क्या चीजें चल रही हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग कहां पर हैं? कहां से मुराद है कि आपकी जात किस जगह पर है? ये आपका हाथ आप है, ये आंखें आप हैं, मुंह आप हैं, हार्ट आप हैं, क्या चीज आप हैं? सोच के जवाब देना कि आप अपना, या तो पहले अपने पर गौर करना है, आपने पढ़ी लिखी बात नहीं करना, एनालाइज करके अपनी बताना है अभी के अभी कि आपकी जात किस जगह पर मौजूद है। जिसे अनम कहते हैं, जिसे आमना कहते हैं, जिसे शीला कहते हैं, वो कहां पर है? ठीक है, चलें, मैं आपको टाइम देता हूं, इतनी देर में अजान भी हो जाएगी हाज साहब की। जी बेटा, कहां पर हैं आप? ये सोच पर डिपेंड करता है कि आपके किस तरह की सोच है आपको। अच्छा, सोच पर डिपेंड करता है। जी बेटा, हार्ट आप हैं, आइज आप हैं, माइंड आप हैं, हार्ट आप हैं, आइज, आइडियाज, हार्ट, माइंड, रूह, हार्ट, ओके। तो हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट का मामला यहां तक है। रूह हमने देखी नहीं है, दो मामले हो गए, फिजिकल बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन दुनिया में खड़ा हो गया कि आप हैं किस जगह पर? तो आप अगर माइंड हैं तो माइंड तो, दिमाग तो एक गोश्त का लोथड़ा है, ठीक है। तो गोश्त के लोथड़े के ऊपर ठहरी हुई जो सोच है, जिन्होंने माइंड कहा, जिन्होंने सोच कहा, जिन्होंने ख्याल कहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। जो माइंड के ऊपर ठहरी हुई सोच है, ये आप हैं। आप इधर बैठे हुए हैं, आपको पता है कि मेरा नाम आमना है, आपको पता हुआ है मैं एक लड़की हूं, आपको यह एहसास हर वक्त है कि मेरा घर कहां पर है, आपको हर वक्त यह एहसास है कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका मुंह मत्था क्या है, आप किस रिलेशन से यहां बैठी हुई हैं। ये चीज अगर आपको पता है, यही चीज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यही आपका असल है, और यही आमना है, यही अनम है, यही निशान है। ये जो सोच है ना हर वक्त कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये, भाई सिम कुछ नहीं है, सिम के ऊपर ठहरी हुई जो वेव है वो सब कुछ है, ठीक है। तो आज आपको पता चल गया, जो बुल्ले शाह ने कहा
जे बोलिया तो रब नु लबना है तो फूल अंदर दी कोठी, वो अंदर दी कोठी बता दी है आपको किस जगह पर है, समझ गए ना। वो ख्याल है, आप वो ख्याल हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं, ये आप हैं। क्लियर है? देखो भाई, मेरा ये गोश्त पोस्ट सारा जिस्म मौजूद है, अगर ये ख्याल डिस्टर्ब हो गया है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, अगर ये ख्याल डिस्टर्ब हो गया है तो क्या मैं एम के भुट्टा हूं? नहीं, मैं एक पागल हूं। फिर मैं एक पागल हूं। पागल जो फिर रहे हैं मार्केट में, वो क्या कोई उनकी आइडेंटिटी है? उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब है आपका असल क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि लोगों को स्टोरीज आपके लिए नहीं लिखनी चाहिए, आपके असल के लिए लिखनी चाहिए। इसका मतलब असल की बात करेंगे ना, असल की लाइन में बैठ के लिखेंगे स्टोरी। और असल क्या है? बेतरतीब है। असल क्या है? उसमें कोई मॉरल नहीं है। असल में कोई नसीहत है ना मॉरल है, असल बेतरतीब है। पता है, अंडरस्टूड है, मैं भुट्टा हूं, मेरा स्टेटस है, मैं लेक्चरर हूं, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, मेरा ये फंक्शन है। मैंने डाइस के ऊपर से फलांग नहीं देना, नहीं फलांगना ना। क्यों? मेरे जहन में ये ख्याल ठहरा हुआ, ये असल है। जब मैं कहता हूं वो देखो लाइट की तरफ, जब मैं लाइट की तरफ आपको इशारा करता हूं तो उस वक्त मैं अपने असल से बाहर हूं। मेरी असल से सोच बाहर आकर कल्टीवेट होगी और कह रही है कि लाइट को देखो, आप सारे बाहर आ गए। जब आप सारे लाइट को देख रहे हैं, उस वक्त आपको ऊपर फैन का एहसास ठहरा हुआ है कि ऊपर फैन भी ठहरा हुआ है, लेकिन फैन के बारे में आप सोच नहीं रहे। जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे लेकिन उसका एहसास ठहरा हुआ है, वो चीज आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में है। आप यहाँ बैठे स्टोरी सुन रहे होते हैं, लेकिन आपके ख्याल में अब्बू भी होते हैं, अम्मी भी होती है, आप खुद भी होते हैं, खाना भी होता है, शाम भी होती है, सुबह भी, स्कूल भी, कॉलेज भी होता है, गली मोहल्ला और घर बिस्तर भी होता है। तो वो कहाँ ठहरा हुआ है? आपके असल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ठहरा हुआ है। तो इसीलिए ये राइटर कहते हैं, बजाय इसके कि दरख्त के ऊपर वाले पत्तों को सुर्ख रंग करके उसको सुर्ख किया जाए, वो करने के बजाय उसके जाइलम और फ्लोम पर काम करें कि वो पत्ते हो ही सुर्ख जाएं। बजाय इसके कि इंसान को अच्छा बनाना है, अच्छा बनाने के लिए, इंसान को अच्छा बनाने के लिए बंडल ऑफ नसीहत दें, बंडल ऑफ नसीहत देने की बजाय उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएं, बातें करें और वापस आ जाएं, उसका असल ठीक करें। इसको कहते हैं, इस अंदाज को लिखने को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये आपके असल के लिए लिखा जाता है, जो आपके सेंटर में एक ख्याल है आपके होने का। ठीक है? क्लियर है? जैसे खुद ही में डूबकर पागल चला गया। हाँ, फिर मतलब एहसास को आपने तलाश करना होता है। ये एहसास क्या है? आज आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं कि आपका असल क्या है। अभी तक ये अंदाजा था असल भाई शायद हार्ट है या बॉडी है, इस तरह की चीज़ें हैं। एक राइटर है, उसका नाम है एडवर्ड बाउंड। क्या नाम है? उसने कहा भाई देखो भाई, आप इंसान की ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हैं ना, सारी दुनिया काम कर रही है कि इंसान की ज़िंदगी बढ़ जाए। पता है ना आपको? सानू तो ये पता है बाबा जी नौकरी किमें करनी है, पढ़ाना किमें बच्चियां नू, ते टुक्कर कितों लभना है। साढ़े पाकिस्तानियों का तो ये मसला है ना। ठीक है, दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या काम हो रहा है कि इंसान की ज़िंदगी हाय 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 बढ़नी कैसे। तो एडवर्ड बाउंड ने कहा, वो लिटरेरी आदमी है, उसने कहा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पता है? पता है जी। क्या होता है? असल होता है, यानी कि आपका असल वही है। यानी कि वो बेतरतीब हो जाए तो आपकी बॉडी फारिग है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए आप कहाँ पर हैं तो क्या कहेंगे? कहाँ पर है? आप क्या पूछे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका असल क्या है? जी, आपका असल कहाँ पर है? माइंड। या आप कहेंगे मेरा ख्याल मेरा असल है, मेरे होने का ख्याल असल है, मेरे होने का एहसास ही मैं हूं। आप यही कहेंगे ना। या आप कहेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि सिम के ऊपर ठहरी हुई वेव वही है ना असल चीज। सिम कोई चीज है, सिम में कनेक्शन ना आ रहा हो
फारिग है ना, ठीक है, कनेक्शन अहम चीज़ है। अच्छा, उस एडवर्ड बाउंड ने कहा, उसने कहा इंसान को दायमी जिंदगी देनी है तो उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यहाँ से उठाओ और स्टील के बर्तन में रख दो। यानी कि उसकी सोच में ये बात है कि नहीं मरना। नहीं, बात ये उसे रीजनेबल की है। ला में क्या करते हैं पता है आपको? ला में हिंदू वो निकल जाते हैं घर से, और निकलने के बाद तलाश करते हैं अपने असल को, अपने गॉड को, देवता को तलाश करते हैं और अपनी ज़ात को तलाश करते हैं। जब उसे अपना ज़ात मिल जाती है वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। ज़ात का मिलना क्या है? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है इंसान अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा ये एहसास है, मेरी ये बेतरतीब सोच है, मेरे अंदर ये बात है, ये बात है। जब ये सोचता है उसको अपनी पहचान हो जाती है कि मैं ये हूँ। इसको आपकी किताबों में लिखते हैं हमजाद। क्या कहते हैं? हमजाद। ये जब पहचान जाते हैं तो फिर इसका मतलब उसका असल निकल के बाहर बैठा होता है और वो खाली जिस्म बैठा होता है। वो अपने जिस्म को शेर, चीता और बिल्लियों के लगड़ पकड़ के हवाले कर देता है कि ये मेरा गोश्त खाएं और ख़त्म कर दें, क्योंकि मैंने अपने असल को अंदर से निकाल के यहाँ रख दिया है। और शमसुद्दीन अज़ीमी का नाम सुना है? अल्लाह ना करे आप लोगों ने सुना हो। वो एट द सेम टाइम कहते हैं पाकिस्तान में भी थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दे रहे होते हैं, एट द सेम टाइम सऊदी अरब में हज भी कर रहे होते हैं किसी आदमी के साथ। वो क्या चक्कर है? ठीक है। और पीरों के किस्से देखे नहीं है, सुने तो हैं, सुने तो हैं, झूठे सच्चे, कोई कंसेप्ट तो है ना मौजूद। तो वो कहते हैं अपने असल को पहचानो, पहचान लो तो उसको वहां से उठाओ। जैसा लामा बाहर बैठ जाता है अपने अंदर से। हाँ, ये बात आपने ठीक की। ये सवाल आपका नहीं, पूरी दुनिया का है। क्या कैसे उठा सकते हैं? ये पूरी दुनिया का सवाल है। उसने कहा चीज अच्छी हो, नामुमकिन हो, उसी का साथ देना है। पॉसिबल है या नहीं है? साथ एडवर्ड बाउंड का ही देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अम्मी जी कहाँ बढ़ के ना मरी पई हुए, तो फिर आपको किसका साथ देना पड़ेगा? एडवर्ड बाउंड का। अगर आप कहते हैं कि अम्मा जाएं तो आखिरी पड़ी हो, तो फिर जिसका मर्जी साथ दो। ठीक है। लेकिन सर सवाल तो वही रह गया ना। कौन सा? कैसे तो मेरा बेटा सारा काम एडवर्ड बाउंड ने करना है। एडवर्ड बाउंड एक लिटरेरी आदमी है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो पपो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जहन है ना, ये हुक्म देता है कि डस्टर उठा, तो फिर बाजू उठाएगा ना कि जहन बाहर निकला उठा ले। लिटरेचर का आदमी, लिटरेचर का मतलब है जहन, ब्रेन। ब्रेन ने सिर्फ आइडिया देना है, ठीक है। काम आगे साइंटिस्ट करेगा ना, उठा के उधर रखेगा। अब वो साइंटिस्ट का मर्जी है कि वो हाथ कहाँ से लेकर आता है, कौन सा चिमटा इस्तेमाल करता है, कौन सी बिजली इस्तेमाल करता है, वो उसका काम है। ब्रेन का काम है आइडिया देना, ठीक है। एक आदमी ने आइडिया सोचा, उसने कहा उसके जहन ने कि यार मुझे ना मिनिस्टर होना चाहिए, तो बाकी जिस्म ने, मुंह ने, जबान ने काम किया बाकी। अब ब्रेन तो बाहर नहीं निकल आया कि मैं मिनिस्टर बनता हूँ। तो जी जी वही वही चीज होगी। मुझे उर्दू का नहीं पता, मुझे उर्दू में ना फंसाएं। देखो बेटा मुझे बताएं, मैंने जो लफ्ज बोला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या मैंने उसे डिफाइन किया? मैंने उसको देसी अंदाज में डिफाइन कर दिया। मैं इस चीज का कायल हूं कि यूटिलिटी क्या है, अफादा तकलील मुख्ततम, खुदा बर्बाद करे आपको, ठीक है। ये मैंने सवाल पूछा था, ये तो वही बात है कि आप बताएं लाशऊर क्या। मैं आप उर्दू में जाऊं, पहले देख कर कि लाशऊर क्या बुला थी। हाँ ये बात करो, वो कोई और बला है, पहले इसको तो समझ ले। ये तुम लोग ने नई लड़की भाग गई ना, कल मैं तुमसे पूछूंगा, वो बेचारी पढ़ने आई है, जब तुम लोग क्या बातों में लगा दिया। पहले उसे स्पोकन ही क्लास करा दी बेचारी को, वो उधर जलील हुई काफी देर।
अब यार तुम लोगों ने क्या क्या बल्कि दिमाग के अंदर चीजें उठाने लग गए हो। वो कहेंगे यहाँ सारी चुड़ैलें जमा है। आगे देखो, सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्डिंग जगह भी नहीं छोड़ा, किसी को सुनाने जगह भी नहीं यार। अच्छा तो बेटा, his stream of consciousness becomes obvious, उसके जहन का ख्याल वाज़े हो गया, when he tries to tame his wild heart, जब उसने अपने दिल को सुनाने की कोशिश की। किस पर? at the bright butterfly's loving hand, waist and neck, ये तीनों चीजों पर जब उसने अपने हार्ट को सुधारने की कोशिश की। He lives, ये मेरी फेवरेट स्टोरी है वैसे ना, ये वर्जीनिया वुल्फ की स्टोरीज और ये इसकी मेरी फेवरेट होती हैं, ठीक है। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, इसमें एक प्रोसेस है, मैं उसे एंजॉय करता हूँ। लेकिन बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वो अभी आपके करने की नहीं है। आप मास्टर में जब आएंगे फिर इन बातों को डिस्कस करना है, इनके ऊपर थेरीज हैं, फिलासफीज है, फिर आपको आपके होने का पता चलता है कि आप हैं कौन, ठीक है। फिर वो चीज़ लिखनी भी होती है, आपके काम की भी होती है, ठीक है। अभी यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब आ जाए तो समझना है गंदा ख्याल, ठीक है, बंदे के जहन में आया था। एंड ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, और वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। द डिस्ट्रक्टिव ड्रीम ऑफ लव बिकम्स द वर्किंग वीक, ये तबाह कुन मोहब्बत का ख्वाब बन गया क्या? वर्किंग वीक। संडे रेस्ट, हिज नून, हिज मिडनाइट, हिज टॉक एंड हिज साउंड, उसकी रूह भी यही चीज़ है, हर वक्त उसी का ख्याल है। विच फुल ब्लोन हिम अ पोइजनस डेमोन, इस चीज़ ने उसे फुलाकर जहरीला भूतना बना दिया। ही सेज, और वो कहता है, बट माई बॉडी वॉज लाइक अ हार्प, मेरा जिस्म एक हार्प की मानद है, सरंगी की मानद है, साज की मानद है। एंड हर वर्ड्स एंड जेस्चर्स वर लाइक फिंगर्स, और उसके अल्फाज और उसके अंदाज वो उंगलियों की तरह थे। जैसे साज की तारों पर उंगलियां जब चलती हैं तो साज के अंदर डूम डूम होती है ना। रनिंग अपॉन द वायर्स, और वायर्स के अंदर जैसे वायर्स के ऊपर वो उंगलियां चल रही हों। इस चीज़ को नूरजहां ने कहा था, होवे मैच करा कैच होवा टैच और दिल जानिया, ठीक है। कहंदा शबाब मेरा किए ख्याल तेरा जानिया, होवे दिल दी गिटार डूम डूम जानिया, ये उसने कहा था मोहतरमा नूरजहां। और ये इतना मुश्किल करके यहाँ पर जेम्स जॉयस ने कहा है, ठीक है। कहती है नूरजहां ठीक है। सही ठीक है ये ना। अच्छा, एंड ओ लव, और कहता है जेम्स जॉयस, ऐ मोहब्बत ऐ मोहब्बत। अच्छा, विजिट देखें, कहाँ विजिट किया था जेम्स जॉयस ने? अरेबी। लिटिल कैंडल थ्रोज हर बीम, उस छोटी सी शम्मा ने अपनी रोशनी फेंकी ऑन अरेबी बाजार पर, एंड इट बिगिंस टू ब्लेज, और अरेबी बाजार दहकने लग गया, चमकने लग गया। द डिज़ायर ऑफ द मूड फॉर द अरेबी स्टार, आप इंडियन एक्टर्स को देखते हैं ना, फिर इंडियन एक्टर्स को देखकर आपको इंडिया बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, ठीक है। क्यों? वो खूबसूरत राइट एक्टर ने आपको इंडिया की तरफ इशारा किया होता है, ठीक है। वगरना आप इंडिया में जाएंगे तो आपके पाकिस्तान से भी बुरी सड़कें हैं वहाँ पर, ओके। समझ गए ना बात को? अब ये लड़की खूबसूरत थी, इसने जब कहा अरेबी बाजार तो उसके जहन में आ गया कि बहुत चमकदार बाजार होगा। द डिजायर ऑफ द मूथ फॉर अरेबी स्टार, इस अरेबी स्टार की ख्वाहिश में, ये मूथ ये पतंगा, ओ क्या कहते हैं, परवाना, मेड सैटरडे नाइट आ टीयर्स नाइट, और फिर उसकी सैटरडे नाइट क्या बन गई? रोने वाली रात बन गई, टीयर्स नाइट। वेल्स नाइट, गमों वाली, मातम वाली रात बन गई। एंड थम्प्स नाइट, और मातम वाली दोबारा फ्राइट नाइट।
एंड शटर नाइट, और इंतशार वाली रात बनी, उसका मन उसका रूह सारी टूट फूट का शिकार होगी उस रात को। क्योंकि उसको, वो लड़का था 11 साल का, उसके जहन में ये था कि उसके पास जो जज्बा है मन के अंदर, जब वो ये लेकर वहां पर जाएगा, देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू वेलकम हिम, वहां पर हर कोई उसे ऑफर्स करेगा, क्योंकि वो एक जज्बे के साथ जा रहा है, इज क्वाइट यंग। तो उसके जज्बात का किसी को एहसास भी नहीं है। उसे कहा जाता है कि बत्तियां बंद हो गई हैं, दफा हो जाओ यहां से। वो तो अपने अंदर एक दुनिया लिए हुए है। तो एक शख्स जो अपने अंदर दुनिया लिए हुए है, भाई मेरी एक बात सुनो, दादाजी कहते हैं सुबह सुबह उठे तो क्या होना चाहिए, सारे के सारे नमाज पढ़े। अब्बा जी उठते हैं तो कहते हैं सवेरे सवेरे उठे थे कवाली लगी हुई निम्मी निम्मी, या नात लगी हो निम्मी निम्मी ना, ठीक है। तो जो 11 साल का लड़का है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, वो सुबह सुबह उठता है, वो कहता है पापी चूल्हो हो ना। तो अगर आप दादा की बात मानते हैं तो बाप और वो पापी चूल्हो वाले बच्चे के जज्बात को तो आपने क्रश कर दिया ना। उसकी दुनिया का क्या किया आपने? अगर छोटे बच्चे की मानते हैं तो वो दादाजी की दुनिया का क्या करना है आपने? तो हर एक का रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसीलिए आज हमारे दौर में मिक्सचर है। क्या मिक्सचर है? आप नमाज भी पढ़ते हैं दादाजी घर में, उस वक्त टीवी की आवाज़ कम कर दो, अम्मी जी ड्रामा भी देखती हैं, ओके है, बच्चा गाना भी सुनता है, छोटा बच्चा डांस भी करता है, एवरीथिंग इज ओके। अब हम मिक्स करके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे चलेंगे तो लगेगा पता आप लोगों को। बस इतना ख्याल रखना कि वहां पर ना ये एकेडमी का झंडा लगा होगा, उसी के नीचे आना, साधन होना एक को कम में। 4 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई रिक्वेस्ट कर लेंगे कि कुछ चंडा चंडा मार के साड़ी को खुलासी हो जाएगी। यही सिंबल भी है, यही सिंबल भी है कि एक छोटे बच्चे के जज्बात की कदर कहाँ है। बेटा पिंक रंग का झंडा होगा, पिंक रंग का, माल्टे रंग का होगा, ऊपर लिखा हुआ होगा एम के भुट्टा, ठीक है। हाँ, ही विद हिज शैडो फील्स हिमसेल्फ बरीड, उसने अपने आप को साए के साथ दफन पाया। इन द डीप डार्क साइलेंट टॉम, उस डीप डार्क खामोश टॉम के अंदर ऑफ अरेबी। अब अरेबी उसे ऐसे लग रहा था जैसे मकबरा हो। सो अंडर द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो ऑब्जेक्टिव दुनिया की हकीकत का सामना करते हुए, देखो बेटा एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। जब मैं जाती नुक्ता नजर अपना जाती ख्याल पेश करूं तो ये होगा सब्जेक्टिव, शाबाश। जब आप लोगों की बातें करूंगा कि आप क्या चाह रहे हैं तो फिर क्या बात होगी? ऑब्जेक्टिव। सो अंडर द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बैरूनी दुनिया की हकीकत को देखते हुए हिज सब्जेक्टिव फीलिंग वर ब्रोकन, जो ख्याल उसके मन के अंदर था कि मैं जाऊंगा और मेरे अंदर मोहब्बत के जज्बे हैं, तो वो सारे टूट गए। एंड ही सेड, उसने कहा, गेजिंग इनटू द डार्कनेस, तारीकी में देखते हुए घूरते हुए, आई सा माई सेल्फ एज अ क्रीचर, मैंने अपने आप को एक ऐसी मखलूक महसूस किया, ड्राइवन एंड डराइडेड, जिसको धोखा दिया जा रहा हो, जिसका तमाशा बनाया जा रहा हो। किससे? बाय वैनिटी, छिछोरेपन से। ऐसे लगता है कोई छिछोरापन मेरी जात का तमाशा बना रहा है, उसको यूँ महसूस हुआ। द राइटर, अच्छा इस लाइन की 100% आपको ट्रांसलेशन समझ नहीं आई होगी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, उसने अपनी तजलील महसूस की। इतनी बात समझ आती है? ठीक है। ये सेंटेंस आप सारी जिंदगी अपने पास रखें, इस सेंटेंस को सारी जिंदगी आप इंजॉय करें, उसके कई पहलू और मीनिंग निकलेंगे। हर शख्स अपने मीनिंग खुद निकालेगा। मैं छोटी सी सादा बात करता हूँ, उसने फील किया कि उसकी ज़ात की राइटर जस्ट पॉइंट्स आउट द मेंटल प्रोसेस
राइटर ने मेंटल प्रोसेस बताया है, जहन के अंदर क्या हो रहा है ये बताया राइटर ने। ऑफ द यंग बॉय, एक नौजवान लड़के का, इन सिविलाइजेशन, मौजूदा माशरे में, इंस्टेड ऑफ एनी मॉरल, कोई मॉरल देने के बजाय। एग्ज़ाम में जब तक ये बुक नहीं आई थी, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी देती रही है, आप हिस्ट्री देखें तो 2008 तक ये क्वेश्चन आता रहा है कि बताएं इस स्टोरी के अंदर क्या मॉरल है, और की बुक्स में ये मॉरल लिखा हुआ था कि बच्चों की तरबियत ठीक करनी चाहिए, बच्चे जो हैं मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये मॉरल किताबों में अभी भी मौजूद है, की बुक्स दूसरी देखें। मैंने कहा भाई खुदा कॉफ़ी करें, ये मॉरल है, इतना बड़ा राइटर है और आपने उसका क्या बात निकाल ली उसके अंदर से। तो व्हाट्सएवर फिर मैंने ये लिखा भी इस स्टोरी में कोई मॉरल नहीं, ये एक मेंटल प्रोसेस है। कौन सा शख्स है जिसके अंदर ये फीलिंग्स नहीं है? आप खुदा तो नहीं, या माशरे के मेंबर खुदा नहीं कि जो आपके अंदर से हर चीज़ मिटा देंगे। आपको गॉड ने क्रिएट किया है और तमाम बटन्स के साथ, तमाम फीलिंग्स के साथ क्रिएट किया है। जिसके अंदर ये फीलिंग्स नहीं है वो अब नॉर्मल है, जिसके अंदर हैं वो तो नॉर्मल है। सर जब मैं गई थी ना अजीज नाज़रीन, उसने बिल्कुल ये स्टोरी ऐसे पढ़ाई थी इसी मॉरल के साथ जो आपने भी बोला है। ओ तेरा बेड़ा दर्ज है। आपके यहाँ पता बच्चों की ज़हनी तरबियत नहीं की जाती और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उल्ट-पुल्ट सोचते हैं। तो अच्छा, आपने वहाँ पर ये सुन ली और बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हुई। हमने स्टोरी को डिस्कस किया और मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने उसको लॉन्ग नहीं किया, वैसे मैं अपने टाइम पर क्योंकि नहीं आया। आपने आज इस स्टोरी से कितना सीखा है? तो ये बड़े राइटर का कमाल होता है, वो इस अंदाज से लिखते हैं। तो ये छोटे सरों का कमाल होता है कि उसको अपने तरीके से बयान करते हैं। ठीक है बेटा? तो आपने उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आज आपके अंदर तब्दील हो गई है ना। आज आपको फर्स्ट टाइम ये फीलिंग्स आ रही है कि आप रहते कहाँ हैं, अपनी ज़ात के अंदर आप हैं कहाँ पर। ठीक है? कल सारे के सारे फिश पका के ले आना, पार्टी करेंगे कि हमें अपनी पहचान हो गई कि हम कहाँ पर हैं। ओके?